वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। दर्शकों नमस्कार। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मानव प्रकृति की गोद में खेलता है और जब हम इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो यही प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। ऐसी आपदा की घड़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की विभिन्न अंग जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ सक्रिय हो जाते हैं। और अगर हम बात करें आईटीबीपी की, जिसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को, तो इस फोर्स के अडिग हौसले, वीरता और आपदा के समय किए गए बहुत से कार्यों की वजह से इसे हिमवीर और माउंटेन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आपदा के समय आईटीबीपी की क्या भूमिका रहती है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आईटीबीपी भानु ट्रेनिंग सेंटर के आईजी ईश्वर सिंह दुहन। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मोनिका ठाकुर जी। जी, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं आपदा की, कि आपदा के समय इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस किस तरह से कार्य करती है। काफ़ी समय पहले इसका गठन हो गया 1962 में। अगर हम बात करें कि उस समय जो गठन किया गया, क्या मोटिव रहा, क्या चीज़ें दिमाग में थी, जहन में थी, उद्देश्य क्या था इसका गठन का? 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन हुआ जी। उस समय इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही थी और ये महसूस किया गया कि चाइना बॉर्डर के लिए एक ऐसी सशक्त बल होना चाहिए जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। जी। इसके लिए आईटीबीपी का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1962 को। जी। और शुरुआत में इसको रेज किया गया एज गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में। जी। और इसके अपने पैराट्रूपर्स थे और इसकी ट्रेनिंग काफ़ी सख्त तरीके से शुरू की गई। 14 नवंबर 1962 से जब बेसिक ट्रेनिंग सेंटर का गठन करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। और इसके पहले सेनानी ही बहुत सक्षम सेनानी थे जो कि जिनका अपना ट्रेनिंग का अनुभव था, W.A. गिब्सन। तो इस तरीके से इस बल का गठन हुआ और धीरे धीरे ये बल बढ़ता गया। 4 वाहिनियों से शुरू करके आज हमारी 63 वाहिनियाँ गठित हो रही हैं। जी। और पूरा इंडो चाइना बॉर्डर के अलावा हम लोग नक्सलाइट एंटी नक्सलाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी कर रहे हैं। और हमारी 4 वाहिनियाँ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ड्यूटी भी कर रही है। अभी आपने देखा पंजाब में जो फोर्स डिप्लॉयड है जी। और जो हरियाणा में जो फोर्स डिप्लॉयड है वो आईटीबीपी के जवान हैं जो कि एनडीआरएफ में पूरी यूनिट के साथ में डेपुटेशन पे है। जी, आपने हरियाणा की बात की। अगर आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो आपदा की स्थिति तो बनी हुई है, तो ऐसे में हरियाणा में किस तरह से आईटीबीपी कार्य कर रही है? हरियाणा में आईटीबीपी अभी जो बाढ़ राहत कार्य में बड़ा ही एक्टिव रोल अदा कर रही है। और जैसा आपको विदित है, आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट पूरे हिमालय क्षेत्र में है। 3488 किलोमीटर जो कि काराकोरम रेंज में काराकोरम पास से लेकर और अरुणाचल में जचपला तक हम लोग पूरी सिक्योरिटी देते हैं, जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं चीन के साथ में, उसकी सुरक्षा हम सक्षमता से कर रहे हैं। जी, लगातार आईटीबीपी जो है वो बढ़ता गया। आपने कहा 4 से अब 63 तक संख्या पहुंच चुकी है। तो आपदा का जो कार्य है उस समय जो जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो किस तरह की रहती है? कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि उनका जो मोराल है वो डाउन ना हो? क्योंकि हम जो ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें सिखाते हैं, एक्चुअल में जो सिचुएशन आती है वो उससे बिल्कुल अलग रहती है। तो ऐसे में कई बार जवान घबरा जाए, इस तरह की परिस्थितियां आती है या नहीं आती है? तो कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाता है? जो आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग है, इसमें आप फिजिकल के अलावा मेंटल टफनिंग की भी ट्रेनिंग होती है। और जिस इलाके में हम लोग तैनात हैं
वहाँ के लिए हम दक्ष करते हैं जवानों को माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करा के, और उससे जो है जवान को अपने हौसले बढ़ जाते हैं कि किसी भी तरह की कोई परिस्थिति है उसके लिए हमें रेस्क्यू मिशंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आप माउंटेन में रेस्क्यू कर सकते हैं। हमारे जवान रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, हमारे जवान हैंग ग्लाइडिंग भी करते हैं। तो मेंटली टफ भी हम जवानों को बनाते हैं फिजिकल टफनेस के साथ में। जी, तो इसमें अगर कोई भर्ती होना चाहता है तो कोई एज का क्राइटेरिया है कि इतने एज ग्रुप के जवान ही इसमें आ सकते हैं? हाँ जी, हमारी फोर्स में 18 से 23 साल तक के जवान आ सकते हैं, और इसका जो रिक्रूटमेंट है मैट्रिक पास जवानों का या लड़कियों का हम लोग अभी भर्ती कर रहे हैं जी। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये भर्ती होती है जी। और उसके बाद दूसरी एंट्री है सब इंस्पेक्टर की, जो कि ग्रेजुएट पास होना चाहिए और 25 साल तक का कोई भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और अधिकारियों की जो रिक्रूटमेंट है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है और ये रिक्रूटमेंट हर साल की जाती है। तो कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं इसमें दे सकते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है? इसमें जो हमारी जो रिटायरमेंट है वो 60 साल है। 60 साल, जी। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहा है और आपदा की स्थिति हमें पता है कि बरसात के मौसम में और ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है हमारी जो प्रकृति है। तो ऐसे में पहले से भी कुछ तैयारियां की जाती है और किसी के ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जाता है कि अब आपदा की स्थिति बन चुकी है, या अपने आप ही ये फोर्स काम में लग जाती है? हमारी फोर्स अपने आप काम में लग जाती है जी। और हमारी जो फोर्स की जो चौकियां हैं वो अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है जी। और आपको विदित है बरसात के टाइम पे विकराल परिस्थिति हो जाती है और अभी डिजास्टर का जो अंतराल है वो भी काफ़ी कम हो गया है। पहले जो डिजास्टर्स 100 साल में आते थे, शायद मानव द्वारा प्रकृति में जो दखल हुआ है जी। जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल, उसकी वजह से अभी 10 साल में 5 साल में इसका जो अवधि है, अंतर अवधि है वो कम होती जा रही है जी। और डिजास्टर्स की प्रकृति भी बदल गई है। जी। पहले अर्थक्वेक आते थे या बाढ़ होती थी, सुपर साइक्लोन आते थे, अब आपका फ्लैश फ्लड्स भी आता है और काफ़ी नए इलाके में भी ये इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस हुई तो 1987 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया गया कि इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए जी। और 1990 से 2000 तक ये जो डिकेड है ये मनाया गया कि डिजास्टर रिडक्शन के लिए हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। जी। जी। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन भी इसमें बीच में बनाया गया ताकि पहाड़ी क्षेत्र में कैसे फोकस किया जाए, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है जी। और उसी के लिए ही एक बल का गठन किया गया, NDRF जी। और ये गठन 2005 के बाद में हुआ है। जब 2001 में जो भुज में अर्थक्वेक हुआ जी। जी। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हमारा अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए और अपनी एक बल होना चाहिए। तो NDRF का गठन हुआ जी। और उसी के साथ में ही BTC भानु, जिसका मैं मुखिया हूँ अभी, IG BTC भानु की मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ पर एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। जी। हम लोग कार्य करते हैं मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर। जी। उसके साथ में जो CBRN इमरजेंसी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, जी, उस पे भी ITBP काफ़ी काम कर रही है और ITBP के रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स हर पहाड़ी क्षेत्र में है। 3 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर हमारे हिमाचल में है जी। जिसमें कुल्लू, सरहान और रिकोंगपियो में है। इसी तरह से 3 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर हमारे उत्तराखंड में है जो कि पिथौरागढ़, मातली और गोचर में है जी। और सिक्किम में भी हमारा एक रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है जी। और सभी वाहिनियां और सभी पोस्ट जी। इस चीज़ के लिए दक्ष की जाती है और इक्विप की जाती है कि आसपास कोई भी किसी तरह का डिजास्टर आ जाता है तो उसमें हम लोग कैसे रिस्पॉन्स करें। जी। सिर्फ ITBP के नहीं, हम लोकल एरिया में भी अवेयरनेस फैलाते हैं क्योंकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें होना बहुत आवश्यक है। जी। जी। तो इस तरह से जो ITBP इसमें काम कर रही है
जी और हमने स्टेट पुलिस को भी ट्रेनिंग दिया है। जी और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है बीटीसी भानु में, जी यहाँ पर हम 9,908 लोगों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, जी जिसमें हम MFR CSSR कोर्स कराते हैं, जी जिसमें एक अगर कहीं डिजास्टर हो जाता है उसको कैसे हम रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं, जी और कोई भी जीवित मिलता है तो उसको कैसे हम फर्स्ट एड करके और किस तरह से हम उसको MFR की ट्रेनिंग देके उसको हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, जी इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हम जवानों को देते हैं। जी। तो ये जो भानु ट्रेनिंग सेंटर की आपने बात की, तो कमांडोज को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और कितने समय की ये ट्रेनिंग रहती है? ये जो ट्रेनिंग है ये 1 माह की ट्रेनिंग होती है MFR CSSR की, जी जो कि नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर ज़्यादातर इसमें काम होता है। जी और इसी तरह से CBRN की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग ट्रेंड हैं बार्क द्वारा, और DRD है ग्वालियर में जो कि हमें बायोलॉजिकल और केमिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेन करती हैं। और कोविड जैसी परिस्थितियाँ जी जो कि एक बायोलॉजिकल एजेंट से जो ये इस तरह का भयंकर पूरे वर्ल्ड में प्रकोप हुआ, जो महामारी 2-3 फैली, साल जी। तक पूरी दिनचर्या ही हमारी रोक दी, जी तो उसको निपटने के लिए भी हम लोग यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इसको निपटा जाए। इसके लिए हमारे जवानों के पास स्पेशल किट है, जी तो कैसे हम डिकंटामिनेशन कर सकते हैं और कैसे इस इमरजेंसी से हम निपट सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग हम 1-1 माह की होती है। उसके साथ में हम रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ITBP के अलावा जी स्टेट बलों के भी जवानों को, ऑफिसर्स को हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। जी। बहुत सारी शाखाएं आपने कहा कि फैला दी गई हैं, रीजनल सेंटर्स बना दिए गए हैं। जी। उन्हें बनाने का जो उद्देश्य था, क्या वो पूरा हुआ? उतनी जल्दी आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? अगर कोई इस तरह की आपदा सामने आती है तो जल्दी लोगों के साथ कांटेक्ट हो पाता है? क्या उद्देश्य था और बिल्कुल। कितना कामयाब कारगर रहा बिल्कुल, ये? बहुत कामयाब हैं। और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहला रिस्पॉन्डर ITBP है। पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी कैपेबिलिटी पता है, और हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। आपने देखा है जो 1991 में उत्तरकाशी में जो भूकंप आया, जी जी तो उसमें भी ITBP द्वारा बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया गया। और 98 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में भूकंप आया, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया। और 2014-15 में आपने देखा बहुत ही भयंकर त्रासदी हुई, जो कि हमारे यात्रा रूट्स जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब, जी तो वहाँ पर तकरीबन 20,000 यात्रियों को ITBP ने बचाया। जी और हमारे जवान जो हेलीकॉप्टर त्रासदी में उसमें शहीद भी हुए हैं। जी 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 तो ITBP हमेशा तैयार रहता है, कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी हम बचाने का प्रयास करते हैं। जी और खुशी की बात यह है कि हमने जीवित लोग भी बचाए हैं, जी और देश के अलावा विदेशों में भी हमारे जवान जो NDRF में डेपुटेशन पे है, जी उन्होंने जाके बहुत अच्छा काम किया है। जिसमें नेपाल में जो भूकंप हुआ था उसमें हमारी टीम गई थी। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो तुर्की में भूकंप आया था, तो वहाँ पर भी हमारे जवानों द्वारा ना केवल अपना काम किया, बल्कि जो वहाँ की जो डिजास्टर रिस्पांस की टीम थी उनको भी ट्रेनिंग दिया कि किस तरह से हम सक्षमता से जो अपनी ड्यूटी अदा कर सकते हैं। और काफ़ी जीवित लोगों को वहाँ पर बचाया, जी और बहुत ही वाहवाही हुई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उसकी शाबाशी दी जब हमारी टीम हिंदुस्तान में आई। जी तो इस तरह का काम करती है जो हमारे हिमवीर जी और ITBP और ITBP द्वारा जो ट्रेंड जी जो जवान हैं जो NDRF में काम करते हैं। जी इसके अलावा जो भी CBRN जो इमरजेंसी है कॉमनवेल्थ गेम में, जी उस समय मैं इस ट्रेनिंग सेंटर का सेनानी था, प्रिंसिपल था। तो उस समय में जो CBRN इमरजेंसी के लिए कॉमनवेल्थ के लिए टीम तैयार की गई, जी वो इस संस्थान द्वारा तैयार की गई। जी। जब ये बात छिड़ी ही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आप बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ITBP ने किस तरह से कार्य किया। कितने वर्षों का अनुभव हो चुका है आपको इस क्षेत्र में, और किस तरह के अनुभव रहे? खट्टी मीठी यादें बहुत सारी होती हैं, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी अभी 37 साल से ऊपर की सेवाएं ITBP में हुई है। जी मैं काफ़ी यंग एज में ITBP में आया, जी और
एक माउंटेनियर हूँ मैं, एक राफ्टर हूँ और एक हैंग ग्लाइडर हूँ जी। और माउंटेनियरिंग का मेरा शौक बचपन से था और ख़ास तौर पे जब मैं कॉलेज में आया मैंने एनसीसी ली जी। तो उस समय मैंने न्यूज़पेपर्स में माउंटेनियरिंग के एक्सपीडिशंस जो अभियान थे जी। उसके बारे में मैंने पढ़ा और रुचि मेरी और ज़्यादा हुई और जी। मैंने खुद रॉक क्लाइंबिंग कोर्स मैंने कॉलेज के दौरान ही कर दिया था। जी। तो बाय चॉइस मैं इस बल में आया। जी। एक सर्विस के साथ में अपनी हॉबीज़ को भी मैं पूरा कर पाया और राष्ट्रीय सेवा भी मैं कर पाया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं बहुत ही सेटिस्फाइंग अपने आप को महसूस करता हूँ। जी। और डिजास्टर्स तो पहाड़ों में बरसात में अमूमन होते देखे जाते हैं, हैं, जी। लैंडस्लाइड्स आता है, कुछ गाड़ियाँ मोड़ों के ऊपर गाड़ियाँ लुढ़क जाती है नीचे, जी। जी। तो काफ़ी मेरे जहन में आते हैं। सबसे पहला जो मैं समझता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है जी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की एक कार जी। जोशीमठ के पास में वो लुढ़क गई थी और काफ़ी नीचे चली गई थी जी। वो गोर्ज में। तो उसको निकालने का जो गाड़ी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और जो उसका ड्राइवर था वो रात को ट्रैवल कर रहा था, वो भी मृत हो चुका था। जी। लेकिन उसकी डेड बॉडी को निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। तो उसको हम मेरे द्वारा जो कमांडेड टीम द्वारा निकाला गया और जो हम उसके पार्थिव शरीर को उनके घर में पहुंचा पाए। जी। और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उस समय के बाद में जितने भी उनके रिजॉर्ट्स थे और जो नेशनल हाईवे पे और जितने भी उनके फूड जॉइंट्स थे, जी। तो एज ए स्पेशल गेस्ट मुझे जो है ना उन्होंने ऑफ़र दिया। और उसके अलावा जब मैं तैनात था गुमरी एरिया में, जो ज़िला एरिया में, तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल की वजह से रुक गई थी, जिसमें 108 आर्मी के वाहन भी थे और काफ़ी सिविलियन वाहन थे। जी। तो उनको भी रेस्क्यू करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उन पूरी के पूरे आर्मी के जवानों को, उनके ड्राइवर्स को हम लोग बचा पाए। एक गहन तौर पर रेस्क्यू मिशन करके जी। हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड बनाया गया क्योंकि बर्फ़ 8-8 फुट वहाँ पर गिर चुकी थी। जी। तो उस अभियान का संचालन मेरे द्वारा किया गया। और 98 में ही सतलुज नदी में बाढ़ आ गई थी। जी। चाइना से काफ़ी भारी मात्रा में पानी आया। जी। शायद वहाँ कोई लेक बस्ट हुई थी, जिसकी वजह से हिमाचल में पूरे जितने भी ब्रिजेज हैं किन्नौर में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वो सब टूट गए थे। जी। तो रामपुर भूसैर के सामने एक गांव है जगत खाना। जी। जगत खाना में पूरे मकान जो 3-3 मंजिले थे, सिर्फ जो है उसके छतें बची हुई थी। जी। जो स्लैब्स थे वो बचे हुए थे, बीच का पोर्शन पूरा निकल चुका था और जो भी बीच में थे वो जो उसके चपेट में आ चुके थे। और नदी थी, नदी का पुल बना हुआ था, पुल रह गया था और दोनों तरफ से अबैंडमेंट्स उसकी निकल चुकी थी। तो हमने सफेदे के पेड़ को काट के अप्रोच रूट बनाया और उस गांव में हमने रेस्क्यू मिशंस सिविलियन की मदद से हमने चलाया। जी। तो ये दूसरा मिशंस का मेरा अनुभव था। तो कम्युनिटी का एक अहम रोल रहता है। जी। अगर ऐसी आपदा में आईटीबीपी को सिविलियंस का अगर सहारा मिल जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है काम। जी जी जी। और इस जो बाढ़ वाली आपदा जो आई, जी। ये आईटीबीपी की पोस्ट के पास से चाइना से पानी आता है। उस जगह का नाम है खाब, जी। जहाँ पर सतलुज और स्पीति नदी मिलती है। जी। तो वहाँ पर हमारी एक पोस्ट थी जो कि एक ट्रांजिट कैंप का काम भी करती थी और सर्दियों में हमारे घोड़े भी वहाँ आ जाते थे। तो उस पोस्ट ने हमें अर्ली वार्निंग दिया और हम लोग मैस में एक फंक्शंस कर रहे थे। एक अधिकारी की डाइनिंग आउट की पार्टी चल रही हुई थी। तो जब वो रिपोर्ट आई तो हमने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। जी। उस समय में 4 फिगर के फ़ोन होते थे, जी। 2345। जी। तो पूरी वो डायरेक्टरी निकाल के हमने कंट्रोल रूम में सभी लोगों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बाढ़ आएगी। और काफ़ी लोग जो नदी के किनारे उनके मकान थे वो बच पाए। जी। क्योंकि रात को अमूमन आदमी सचेत नहीं रहता, सोया हुआ उस डिजास्टर्स में बह ना जाए।
तो इस तरह के मौके काफ़ी बार आईटीबीपी के अधिकारियों को जी और जवानों को आते हैं, जब इस टाइम पे बहुत बड़ी त्रासदी से हम जो है सिविलियन को बचा सकते हैं। जी सर, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब इस तरह की कोई आपदा आती है, भूस्खलन होता है, बादल फटने की घटनाएं हैं या बाढ़ आती है, तो ऐसे में जवानों के ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी जान के साथ साथ उनको जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी जान भी बचानी है। तो कौन सी सावधानियां हैं जो जहन में वो रखते हैं? आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग ही इस तरह की दी जाती है कि अपने आप को सेव करते हुए सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान हम रखते हैं और उसके बाद हम सिविलियन की जान माल की रक्षा करते हैं। जी तो ये ट्रेनिंग हमें दी जाती है और इसके लिए अभी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है जी तो किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है, जी कैसे रिस्पोंड करना है, ये ना केवल हम ध्यान रखते हैं जी बल्कि आसपास की जो पॉपुलेशन है जी उसके बारे में भी हम पूरा लोगों को सचेत करते हैं। जी। अब कोई मलबे में दब चुका है, भूस्खलन हुआ है या इमारतें गिर चुकी हैं, तो लोगों को ढूंढने के लिए जो डॉग्स की टीम रहती है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे काम किया जाता है? ये सर्च ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है? हाँ, बीटीसी के अंडर में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग भी है जी और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं सर्च एंड रेस्क्यू की, जी कि किस तरह से लाइव जो इंसान है जी उसको बचाया जाए और अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, जी क्योंकि डॉग की जो स्मेल पावर है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है जी जी और उसी स्मेल पावर का इस्तेमाल करते हुए हम डॉग को बाकी एक्सप्लोजिव की, नारकोटिक्स की, वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स को स्मेल करने की भी ट्रेनिंग देते हैं और डॉग को इन चीज़ों में हम सक्षम बनाते हैं। और हमारे पास कोलैप्स स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं जी और उस कोलैप्स स्ट्रक्चर्स में भी हम उनको स्मेल करने की ट्रेनिंग देते हैं। और सडनली डॉग जो है फोर्स मल्टीप्लायर है और तुर्कुए में भी हम लोग डॉग लेके गए थे। जी जी तो हमारे लेब्राज ने काफ़ी अच्छा रोल उसमें अदा किया और काफ़ी 1 दिन 2 दिन के बाद भी जो मलबे में दबे हुए लोग हैं और बच्चे हैं, उनको हमारे डॉग की मदद से हमारी जो डिजास्टर रिस्पांस टीम थी जी। वो बचा पाई। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में अब महिला कर्मियों की भी नियुक्ति शुरू हो चुकी है। तो आपदा के समय ये महिला कर्मी किस तरह से कार्य करती हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है, किस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है? पहले जो शुरुआत में 2003 में हमारी आईटीबीपी में डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग शुरू हुई जी तो हमारे पास मैनिक्वियंस हैं। जी इवन हम जवानों को ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई महिला एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है जी तो उसको हम किस तरह से डिलीवरी करने में मदद कर सकते हैं। जी तो मैनिक्वियन की मदद से हमने उनको ट्रेनिंग दिया और 2008 से आईटीबीपी में महिलाएं आ रही हैं जी तो हम उन महिलाओं के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग आईटीबीपी ने शुरू की है जी और 50% महिलाएं हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, जो डिजास्टर एरिया में भी 50% महिलाएं उसमें फंस सकती हैं। जी तो महिलाओं का योगदान किसी से कम नहीं है जी और देखा गया है कि महिलाओं का रोल इवन हमारे जो जवान हैं जी उससे भी अच्छा पाया गया है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल जो इस तरह की इंस्टिक्ट रहती है कि वो किस तरह से जो केयरिंग एटीट्यूड महिलाओं का ज़्यादा अच्छा रहता है। जी और हमारी बल में रेगुलरली कोई भी महिला आईटीबीपी को ज्वाइन कर सकती हैं। पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, जी उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए निर्णय लिया है कि सभी बलों में महिलाओं की प्रतिशतता बढ़ाई जाए। जी अभी हम लोग तकरीबन 4% के लगभग बलों में महिलाओं को ले पाए हैं जी और निवेदन है हमारे देश की लड़कियों से जी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आईटीबीपी या अन्य बलों में आएँ। ये बल आपकी इंजार में है और बहुत अच्छी यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखा जाता है। बट आप में सिक्योरिटी फोर्सेस में और देश सेवा में अपना रोल अदा करने का जज्बा होना चाहिए। जी
हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो क्षमता हमारे शरीर की खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और योग जो है इसमें एक अहम रोल अदा करता है। अगर हम बात करें आईटीबीपी में योग की भूमिका है, उसको शामिल किया जा रहा है, तो कैसे शामिल किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है खास इसमें? योग जो है, योग का आईटीबीपी जैसे बल में, जिसकी तैनाती बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है और वहाँ पर इवन ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम है जी और कहा जाए तो सांसों को भी सांस नहीं है, जी तो वहाँ पर इस योग का रोल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी योग और प्राणायाम, इसके लिए हरियाणा योग आयोग की मदद से हमने कदम बढ़ाया है जी और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आईटीबीपी के लिए एक योग प्रोटोकॉल बनाया है जी कि ये आसन और ये प्राणायाम जी अगर आईटीबीपी का जवान हिमवीर करेगा जी तो उसको सडनली बेनिफिट्स होगा। और मैंने खुद भी पाया है कि योग, अगर आप सेक्लूडेड पोस्ट के ऊपर तैनात है तो अगर आप योग करते हैं तो आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत स्वस्थ रहते हैं। जी हमारा काफ़ी इलाका ऐसा है और काफ़ी पोस्टें जो विंटर में पैक हो जाती हैं और वहाँ बाहर का टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जी तो आप इंडोर ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जी जी तो योग और प्राणायाम ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं, जी तो आईटीबीपी को बहुत इससे फायदा हुआ है। जी। और ईश्वर सिंह BTC दुल्हन जी, मैं रुकना चाहूंगी जी। आपको, समय कम है तो जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा, पंचकुला या फिर पंजाब हम आसपास देखते हैं बहुत सारी, या पहाड़ी इलाकों में हम देखें बहुत सारी त्रासदियां हो रही है और अपने पुराने अनुभवों से हम आगे के लिए कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो इन क्षेत्रों के लिए आगे की जो आपकी रणनीति है आपदाओं से निपटने के लिए, वो कुछ खास है तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे उसके बारे में। हम लोग देखो, आपदा जो आती हैं जी और आपदाओं की जो संख्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, जी इसके पीछे रीजन है कि मानव का जो हस्तक्षेप है जी नेचर को डिसबैलेंस करने में, वो बढ़ गया है। जी जबकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जी और कहते हैं कि नेचर हैज़ गिवन यू फॉर योर नीड नॉट फॉर द ग्रीड। जी तो इंसानों ने नेचर को इस तरह से दोहन कर दिया है जी कि हमारी काफ़ी प्राणी जगत में काफ़ी जानवर विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तता के कगार पे हैं। इसी तरह से जो पादप श्रेणी के प्लांट्स हैं जी उनकी भी यही स्थिति है जी और ज़मीन को बंजर करते जा रहे हैं। तो हम लोग एक रोल हम लोग ये अदा कर रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव लगातार हम पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं। जी इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ज़मीन लेके वहाँ पर आईटीबीपी प्लांटेशन करती है, उसकी सुरक्षा करती है। जी और उसके अलावा हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आसपास के स्कूल में हम लोग जाते हैं, जी उनको बताते हैं कि भूकंप की परिस्थितियों में कैसे आपने काम करना है। और हम लोग जिस इलाके में तैनात हैं जी वो जोन 4 और जोन 5 भूकंप क्षेत्र में आता है जी और ये भूकंप आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। जी तो इस तरह की आपदा जब आती है तो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए। अगर आप कमरे में हैं तो कैसे आप, कहाँ पर आप जाके ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं, उसका भी उनको अवेयर करते हैं। उसके प्रोटोकॉल्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं, जी उन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी लोगों को अवेयर करते हैं। जी और आसपास जैसे अभी भारत सरकार का कार्यक्रम है, वाइब्रेंट विलेज कंसेप्ट अभी लाए हैं जी ताकि पहाड़ी क्षेत्र से लोग पलायन ना करें। जी तो उसके लिए हम लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं और ये हमारा प्रयास रहता है कि लोग गांव में ही लोगों को पूरा रोजगार मिल जाए। जी तो उनके प्रोडक्ट्स खरीदने का भी प्रयास चल रहा है, चाहे उसमें प्लांट्स प्रोडक्ट्स हों जिसमें अनाज है, खास तौर पे मिलेट्स जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जी जी तो मिलेट्स की तरफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है, जी, काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसका प्रिक्योरमेंट भी हम शुरू कर रहे हैं, जी स्टेट के साथ में मिलके इसका मॉडलिटीज़ जो है वो वर्कआउट की जा रही है। जी तो आसपास के लोगों को कैसे मदद करें,
जी और आयुष्मान जो की योजना चली है जी जिसमें सभी लोगों को आयुष्मान का बेनिफिट दिया जा रहा है। जी तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो भी आयुष्मान के अंतर्गत हैं। हम आसपास की जनता को फ्री मेडिकल एड भी दे रहे हैं। जी, तो ईश्वर सिंह दुहन जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। आपका इसके लिए बेहद शुक्रिया। और हमारे तमाम दर्शक उम्मीद है इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और अपने लेवल पर भी वो ज़रूर कार्य करेंगे आपदाओं से निपटने के लिए। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।